हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज़ है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वह है हर्बर्ट स्पेंसर ने आखिर में समाजशास्त्र में क्या योगदान दिया है। यूरोप में जब समाजशास्त्र का उद्भव हो रहा था तो आखिर में ऐसे कौन कौन से विचारक थे जिन्होंने समाजशास्त्र को एक रूप देने का काम किया था, जिसमें हम लोगों ने ऑगस्ट कॉम्टे, जो कि समाजशास्त्र के संस्थापक या पिता माने जाते हैं, उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसी कड़ी में हम लोग आगे हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, जो कि समाजशास्त्र के दूसरे संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, चर्चा कर रहे हैं। उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी सर्वोपयुक्त के उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग अपनी पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग उनके मुख्य विचारों अर्थात उन्होंने समाजशास्त्र में कौन कौन सी योगदान दिए हैं जिससे कि समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में और निखर कर सामने आने में मदद मिलती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर की जो समाजशास्त्रीय रचनाएं थी, जैसे कि सोशल स्टैटिक्स, उनकी पहली पुस्तक 1850 में प्रकाशित हुई थी। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1873 ईस्वी में और प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1875 से 96 के बीच में प्रकाशित हुई थी। यह सभी पुस्तकें विकास संबंधी विचार से ही प्रभावित रही हैं। इन सारी पुस्तकों में हम कहीं न कहीं इनके विकास संबंधी विचारों को देखते हैं, उसी की प्रधानता दिखाई देती है। स्पेंसर का यह विश्वास था कि सभी कालों में अर्थात सभी समयों के दौरान सामाजिक विकास का एक सरल, समान या समरूप कह सकते हैं संरचना से एक जटिल, बहुरूपी या विषम संरचना की ओर होता रहा है। स्पेंसर के विचारों पर चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि 1859 में लिखी गई थी, का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। इस पुस्तक ने उनके विचारों को क्रांतिकारी प्रभाव डाला कि किस तरह पृथ्वी की एक कोशिकीय जीव से मानव प्राणी जैसे बहुकोशिकीय जटिल जीव की ओर जीवन का विकास हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक कोशिकाओं से मिलकर और इतनी जटिल संरचना यानी मानव रूपी शरीर बनता है। तो इस जो यह नियम था, यह सिद्धांत था, यह तर्क था, इससे जो स्पेंसर थे वह काफ़ी प्रभावित नज़र आते हैं। हालांकि समाजशास्त्र में स्पेंसर ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, लेकिन समाजशास्त्र से संबंधित उन्होंने कोई भी औपचारिक परिभाषा नहीं दे पाए। उनके अनुसार सामाजिक जो प्रक्रिया है वह अपने आप में अनोखी है, इसलिए समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं पर अर्थात जो एकदम प्रारंभ की अवस्थाएं रही हैं उन पर विकास के नियमों को लागू किया जाए और उनके अनुसार समाज की वर्तमान अवस्था की व्याख्या करनी चाहिए। इस प्रकार देखें तो उनके जो विचार रहे हैं उनमें विकासवादी सिद्धांत का मुख्य स्थान रहा है। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में विकासवादी सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर का क्या था। स्पेंसर के जो ज्ञान की पद्धति थी वह सिर्फ इस विश्वास पर टिकी थी कि संपूर्ण विश्व और उसमें मानव के स्थान को समझने की जो मूल अवधारणा है, जो मूल है उसका आधार, वह विकास ही है। विकास की अवधारणा भी इसी मान्यता पर टिकी है कि प्रकृति के विभिन्न रूप, चाहे वह पहाड़ हो या समुद्र हो, पेड़ हो या घास हो, मछली हो या रेंगने वाले जीव हो, पक्षी हो या मानव हो, सभी समान बुनियादी भौतिक पदार्थ के रूप में बदलते रहते हैं। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। हम अपने शरीर का उदाहरण लेते हैं तो हमारा शरीर मुख्य रूप से जल, रक्त, अस्थियों तथा मांस से मिलकर बना होता है और इनमें से प्रत्येक तत्व जो है वह प्रकृति से ही आया होता है। मृत्यु के बाद भी व्यक्ति के ये तत्व जो हैं फिर से प्राकृतिक पदार्थों में जाकर मिल जाते हैं।
इस प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि परिवर्तन की सभी प्रक्रियाएं एक समान ही होती हैं। वे भौतिक पदार्थों से उत्पन्न होती हैं, उनमें कुछ अपना परिवर्तन होता है, फिर यथा समय एक समय आने के बाद उनमें उनका विनाश हो जाता है और फिर से वह प्रकृति में ही मिल जाती हैं। इस प्रक्रिया में वे निम्न ढंग से परिवर्तित होती रहती हैं। तो आखिर में कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके कारण वह परिवर्तित होती हैं? तो इसमें पहला हम देखेंगे कि सरलता की दशा से एक व्यवस्थित जटिलता की दशा की ओर होती है। अर्थात जैसे अगर हमने एक मानव शरीर के उदाहरण को लिया था, अगर देखा जाए तो एक अस्तित्व तो एक कोशिका की है, लेकिन सारे एक एक कोशिकाओं से मिलकर जो एक संपूर्ण मानव शरीर की संरचना होती है, उसमें हम देखते हैं कि सरलता की एक दशा अर्थात एक कोशिका से एक व्यवस्थित जटिलता की ओर, अर्थात यह पूरा एक मानव शरीर की संरचना उन्हीं कोशिकाओं से मिलकर होती है। दूसरा पॉइंट जो है इसमें देखेंगे अनिश्चितता की दशा से निश्चितता की ओर होती है। इसका क्या अर्थ है? तो अनिश्चितता की दशा का मतलब ये है कि जैसे सारी कोशिकाएं ऐसे ही इधर उधर तितर बितर रहती हैं, उनका कोई पैटर्न नहीं होता है, कोई व्यवस्थित तरीके में नहीं होती हैं, लेकिन जब एक व्यवस्थित तरीके से आपस में जुड़ती जाती हैं तो वह एक निश्चित संरचना का निर्माण करती हैं। जो तीसरा पॉइंट है वह है अविशिष्ट से जटिल विशिष्टता की दशा की ओर, अर्थात इसमें कोई विशेष पैटर्न नहीं होता है, विशिष्ट नहीं पाया जाएगा, इसका अपना कुछ लक्षण नहीं होता है, लेकिन जब यह आगे जुड़ते जाते हैं, मिलते जाते हैं तो एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, अर्थात एक पैटर्न में आकर एक जटिल पूरे मानव शरीर की संरचना बनाते हैं। चौथा पॉइंट है एक अस्थायी दशा से अस्थायी दशा की ओर। इसका क्या अर्थ है? अर्थात जब यह एक एक कोशिकाओं के रूप में होते हैं तो वह अस्थायी रूप में होते हैं, लेकिन जब यह एक संरचना का निर्माण करते हैं तो यह एक अस्थायी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। अतः इन बातों से यह स्पष्ट है कि हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं वह पूरे समाज की तुलना एक मानव रूपी शरीर से करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर एक पूरा मानव शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार वह मानते हैं कि समाज भी छोटे छोटे अंगों से मिलकर पूरे समाज का अस्तित्व बनता है। इनका अगला जो थ्योरी था वह था जैविक अनुरूपता अर्थात ऑर्गेनिक एनालॉजी का। मानव समाज की एक जीव के साथ तुलना करते हुए स्पेंसर का अर्थ जो है वह जैविक अनुरूपता से है। स्पेंसर ने यह महसूस किया कि जैविक जीव तथा समाज में कुछ अंतर तो है। उनका कहना था कि एक समाज अस्तित्व के रूप में जीव से कुछ अधिक और उससे अलग भी होता है। हालांकि मानव प्राणी समाज के अंग ही होते हैं, जैसे कि जो व्यक्ति है वह तो समाज का ही अंग है, लेकिन जो समाज है वह इन सारे व्यक्तियों से मिलकर जो बना हुआ है उससे कहीं अधिक उसकी इम्पॉर्टेंस है, महत्व है। यह सामाजिक संगठन के तत्वों और उन पर परस्पर निर्भर प्रकारों की मिलीजुली व्यवस्था होती है। समाज को उन्होंने कहा है कि यह जो विभिन्न प्रकार के संगठन होते हैं तो इनके जो तत्व सारे मिलकर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इनकी मिलीजुली व्यवस्था से कहीं अधिक होती है समाज, जिसमें व्यक्ति है वो सामाजिक क्रियाओं के द्वारा एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं या एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, व्यवहार करते हैं। समाज को इन्होंने एक अधिजैविक अस्तित्व अर्थात सुपर ऑर्गेनिक एंटिटी माना है और जीव के स्तर से ऊपर उठा हुआ अपने आप में एक अस्तित्व है। इनका ऐसा मानना है कि जो समाज है वह कहीं न कहीं जो मनुष्य हैं, इस सारे मानव के जो पैटर्न है आपस में मिलने का, जो व्यवस्था है समाज का, संगठन का, इन सारे की योग से कहीं अधिक है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं लेकिन समाज जो है वह अपना अस्तित्व बनाए रखता है। मानव समाज में आएगा और चला जाएगा, एक पीढ़ी आएगी, दूसरी पीढ़ी आएगी, तीसरी पीढ़ी आएगी और जाती रहेगी, लेकिन जो समाज है उसका अस्तित्व बना रहता है।
अर्थात स्पेंसर ने इस विचार को मानने से इनकार कर दिया कि समाज बहुत से व्यक्तियों की सामूहिकता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता है। अर्थात उन्होंने सिर्फ इस बात को नहीं माना कि जो समाज है वो सिर्फ व्यक्तियों का एक समूह है। उनके अनुसार समाज बहुत से व्यक्तियों का समूह मात्र ही नहीं है, बल्कि उससे अलग उसका अपना खुद का एक अस्तित्व होता है, संपूर्ण अपने हिस्सों से कहीं कुछ अधिक भी होता है। जिस प्रकार एक मकान को हम लेते हैं तो वह मकान जो है वह ईंटों, लकड़ी तथा पत्थर के मात्र एक जगह इकट्ठा करने से कुछ ज़्यादा होता है। अर्थात मकान का जो महत्व है वो ईंट, पत्थरों और लकड़ियों से, सीमेंट से कुछ ज़्यादा उनका महत्व होता है। उसी प्रकार समाज भी केवल सभी मनुष्यों की सामूहिकता से ही नहीं, बल्कि यह अपने आप में एक अस्तित्व खुद ही है। इसमें विभिन्न हिस्सों की एक निश्चित क्रमबद्धता समाहित होती है। परंतु स्पेंसर एक व्यक्तिवादी विचारक भी थे, यह हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके जीवन परिचय में हमने देखा था कि जो स्पेंसर थे वह जो परंपरावादी थी उसके कट्टर विरोधक थे। अर्थात वह व्यक्तिवादी को ज़्यादा महत्व देते थे। तो स्पेंसर चूँकि एक व्यक्तिवादी विचारक थे, इसलिए उनका विश्वास था कि जैविक जीवों के विपरीत जहाँ विभिन्न हिस्से संपूर्ण के लाभ के लिए अस्तित्व में रहते हैं, समाज में संपूर्ण विभिन्न हिस्सों के लिए अस्तित्व में रहता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि समाज का जो अस्तित्व है वह व्यक्तियों के लिए है, ना कि व्यक्तियों का अस्तित्व समाज के लिए है। यहीं पे इनकी व्यक्तिवादिता को हम स्पष्ट देख सकते हैं। आगे इन्होंने समाज के विकास को 2 आधारों पे विभाजित किया था। पहला आधार जो था वो संगठन के श्रेणी के आधार पर। इसमें इन्होंने यह पाया कि जो समाज का विकास है वह पहले सरल समाज, फिर सम्मिश्र समाज और फिर दूहरे सम्मिश्र समाज के रूप में पाया गया। जैसे कि हम सरल समाज में अगर देखें तो सिर्फ परिवार को मान सकते हैं। सम्मिश्र समाज में परिवारों को मिलाकर, कई परिवारों का मिला के एक कुल बनता है, इसे हम सम्मिश्र समाज कह सकते हैं। और कई कुल को मिलाकर एक जनजातीय समूह जो बन जाता है उसको दोहरे सम्मिश्र समाज यह कहते हैं। इन्होंने समाज के जो समाज के विकास की व्याख्या की थी वह संरचना के आधार पर की थी, और इन्होंने उसमें समाज को 2 भागों में बांटा था। पहला जो है वह युद्ध प्रिय समाज है, या इसे सैन्य समाज भी कहते हैं। दूसरा औद्योगिक समाज है। युद्ध प्रिय समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें मुख्यतः हम देखेंगे कि आक्रामक काफ़ी नेचर होता है तथा सुरक्षात्मक फौजी कार्रवाई के लिए संगठन बनाया जाता है। इस प्रकार के समाज में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रकार के समाज के सदस्यों के बीच जो संबंध होता है वो अनिवार्य सहयोग के आधार पर होता है। जैसे कि हम एक समुदाय में पाते हैं कि उसमें जो कोऑपरेशन होता है, सहयोग होता है, वो हमें करना ही करना होता है। वह ऐच्छिक नहीं होता है कि नहीं हम करें या ना करें, ये हमारी मर्जी है, ऐसा नहीं होता है, अनिवार्य होता है। तो युद्ध प्रिय समाज में जो सहयोग पाया जाता है वह अनिवार्य पाया जाता है। सत्ता तथा सामाजिक नियंत्रण का जो देखेंगे काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व देखने को मिलता है। मिथकों तथा विश्वासों का बहुत ज़्यादा अधिकता पाई जाती है। कठोर अनुशासन वाले कठिन जीवन तथा सार्वजनिक और निजी जीवन के बीच एक रूपता, काफ़ी घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। औद्योगिक समाज मानव उत्पादन तथा कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार के समाज के विभिन्न लक्षण होते हैं। इन समाजों में जो स्वैच्छिक सहयोग पाया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि युद्ध प्रिय समाज में अनिवार्य सहयोग होता है कि नहीं, चाहे हम कुछ भी कर लें लेकिन हमें सहयोग करना है तो करना है। लेकिन औद्योगिक समाजों में ऐसा नहीं होता है, ये स्वैच्छिक होता है। हम देखते हैं जो औद्योगिक समाज है, जैसे आज का समाज है, इंडस्ट्रियल जो हम एरिया देखते हैं, तो उसमें हमारी ये इच्छा होती है कि हम किसी का सहयोग करें या ना करें, इसमें हमें कोई बाध्य नहीं करता है। इसमें लोगों के वैयक्तिक अधिकारों की दृढ़ता होती है, अर्थात लोगों के अपने खुद के जो अधिकार हैं वह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाए जाते हैं। सरकार के राजनीतिक नियंत्रण से आर्थिक क्षेत्र जो होता है उसको पृथक रखा जाता है, अर्थात
जो आर्थिक क्रियाविधियां होती हैं इस पे राज्य का कोई नियंत्रण नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के समाजों में मुक्त समितियों तथा संस्थाओं का विकास ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि आखिर में स्पेंसर ने समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में लाने के लिए क्या क्या योगदान दिए थे। उस समय के समाजशास्त्र पर स्पेंसर के विचारों का आखिर में क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र के जो प्रथम प्रवर्तक काम्टे को हम मानते हैं, इनके विपरीत समाजशास्त्र के यह दूसरे प्रवर्तक माने जाते हैं स्पेंसर, जिन्होंने समाजशास्त्र को बिल्कुल विभिन्न नज़रिए से देखा था। काम्टे लोगों को बेहतर समाज बनाने की ओर अग्रसर करना चाहते थे, जबकि स्पेंसर जो थे वह समाजशास्त्र के माध्यम से लोगों को यह दिखाना चाहते थे कि मानव को समाज में चल रही जो सहज प्रक्रिया है, जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, इसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। स्पेंसर स्वतंत्रता की सहज मूल प्रवृत्ति में अटूट विश्वास रखते थे, अर्थात वह ऐसा मानते थे कि जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलने देने चाहिए, हर किसी को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। उनका विश्वास था कि यदि इस सहज जो चेंजेज हो रहे हैं, अगर इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाएगा तो यह भविष्य में काफ़ी हानिकारक सिद्ध होगा। डार्विन से प्रभावित होकर स्पेंसर की सर्वोपयुक्त की उत्तरजीविता की जो धारणा थी उसमें इनको काफ़ी विश्वास था। डार्विन की तरह उनका भी यह कहना था कि प्रकृति में कमज़ोर और अयोग्य को समाप्त करने की ताकत होती है, अर्थात प्रकृति में यह ताकत होती है कि जो कमज़ोर या अयोग्य है उनको समाप्त कर दे। वह योग्यतम व्यक्ति वही होता है जो स्वस्थ होता है और बुद्धिमान होता है। उनके लिए राज्य एक संयुक्त पूंजी कंपनी की तरह होता है जो व्यक्तियों के परस्पर हितों का संरक्षण करता है, अर्थात वो मानते हैं ऐसा कि जो व्यक्ति ज़्यादा स्वस्थ और बुद्धिमान होता है उसके लिए राज्य भी कहीं ना कहीं एक संयुक्त पूंजी कंपनी की तरह काम करता है और व्यक्तियों के जो हित होते हैं उनका संरक्षण वह करता है। उनके अनुसार प्रकृति मनुष्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है, अतः सरकार को इस विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने सरकार को शिक्षा, सफाई प्रबंध, बंदरगाहों के सुधार आदि जैसी गतिविधियों को भी करने से भी मना कर दिया था। इस प्रकार उनके लिए विक्टोरिया काल की अहस्तक्षेप की नीति अर्थात मुक्त बाजार का जो समाज था सभी समाजों में सबसे उत्तम था। अपने समय में स्पेंसर बहुत ही लोकप्रिय थे और यदि किसी बुद्धिजीवी ने उनकी पुस्तकों को नहीं पढ़ी होती थी तो यह उसके लिए बहुत ही लज्जास्पद माना जाता था। उसकी लोकप्रियता जो थी स्पेंसर की वह इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस तक में फैल गई थी, लेकिन फ्रांस तथा जर्मनी में उन्हें इतनी ख्याति नहीं मिल पाई थी। उनके विचार इसलिए लोकप्रिय हो गए थे क्योंकि वे तत्कालीन स्थितियों के अनुसार थे, अर्थात उस समय औद्योगिक क्रांति चल रही थी और यह भी जो स्पेंसर थे यह अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन कर रहे थे, अर्थात इसलिए उनको और उनके विचारों को काफ़ी ख्याति मिली थी। हालांकि अहस्तक्षेप के सिद्धांत को एडम स्मिथ तथा रिकार्डो जैसे अर्थशास्त्रियों ने काफ़ी लोकप्रिय बनाया था। अहस्तक्षेप का अर्थ ये होता है कि बाजार में जो है वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बनी रहे, अर्थात एक कॉम्पिटिटिव या प्रतिस्पर्धा का माहौल बना रहे, इसमें राज्य का कोई भी नियंत्रण नहीं रहे। यह सिद्धांत 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के दौरान काफ़ी लोकप्रिय हुआ था क्योंकि उस समय अर्थशास्त्री तथा जो सामाजिक चिंतक थे वह मानते थे कि राष्ट्र की संपदा बढ़ाने का यह सबसे उत्तम तरीका है। तो आज हम लोगों ने हर्बर्ट स्पेंसर के समाजशास्त्र को क्या योगदान है उसके बारे में चर्चा किए। इसी कड़ी में आगे हम लोग जॉर्ज सी मिल तथा विल्फ्रेडो परेटो और थॉर्स्टीन वेबलेन जो कि एकदम शुरुआती के ये भी संस्थापक विचारकों में माने जाते हैं समाजशास्त्र के, इनके बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।